नमस्कार, मैं हूं निशित राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में ऐसे तो कई मुद्दे भारी पड़े हैं, लेकिन एक जो सोशल इंजीनियरिंग का मामला है कि जिसके लिए नीतीश कुमार जी कभी बड़ा विख्यात थे और जो है उनके चुनाव में जीत का एक प्रमुख कारण सोशल इंजीनियरिंग हुआ करता था, जिसके लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग किया है और जिस तरह से उम्मीदवार को, प्रत्याशी को खड़ा किया है, कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के जो घमंड है कि 225 में फिर से नीतीश कुमार, कहीं इस मुद्दे पर और तेजस्वी यादव भारी पड़ न जाए, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से उनका विचार जानेंगे कि तेजस्वी यादव जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का काम किया है, कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ रहा है। निश्चित जी, ये बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, क्यों? अब देखिए, बदलते हुए दौर में एक जमाना था जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत क्या हुई? जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तो बीजेपी का वोट प्लस नीतीश कुमार के साथ सबसे पहले आया था लव और कुश का समीकरण। मतलब नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं और उनके साथ कुशवाहा, ठीक है, वो जुड़ा, तो लव और कुश कहा गया। लव कुश प्लस बीजेपी मिलकर नीतीश कुमार 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने 2-3 काम किया। एक तो पंचायती राज में जो है वो 50% का आरक्षण दिया, ठीक है, अति पिछड़ों का आरक्षण अलग किया, दलित, महादलित, महिलाओं सबको आरक्षण दिया। तो इसका और धीरे धीरे कई योजनाएं ऐसे शुरू की गई जिसमें से दलित में पासवान को काट दिया नीतीश कुमार ने, और गैर पासवान जो दलित थे उनको मिलाकर एक महादलित बनाया, ठीक है। साथ ही नीतीश कुमार ने पहले गैर यादव पिछड़ा ब्लॉक खड़ा की बनाया, इसमें कुर्मी कुशवाहा थे और वैश्य वर्ग की जातियां थी। साथ ही नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले पर अति पिछड़ा का एक सोशल ग्रुप बनाया, पॉलिटिक्स, और वो सोशल ग्रुप पहले से भी था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको पॉलिटिकल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही दलितों में भी जो रामविलास पासवान पूरे दलित के नेता माने जाते थे बिहार में 90 से लेकर 2005 तक, उन रामविलास पासवान को नीतीश कुमार ने केवल पासवान का नेता बना के छोड़ दिया। सब दलित के में पासवान के अलावे जितनी भी जातियां थी सब नीतीश कुमार के साथ आ गई, चाहे वो पासी हो, चाहे वो रविदास समाज हो। आपको पता है बिहार में जो विकास मित्र महादलित विकास मिशन बनाया नीतीश कुमार ने, कौशल विकास योजना शुरू की, उसमें विकास मित्र जितने बने सब के सब प्राय रविदास समाज के थे, गैर पासवान थे। अब अनुमान लगाइए जितने पंचायत है बिहार में, हर पंचायत में एक विकास मित्र, और ये सब महादलित, ठीक है। उसी तरीके से अति पिछड़ा, और इन सबको नीतीश कुमार ने क्या किया कि MY से डराया, ठीक है। मतलब जो महादलित थे उनको पासवान से डराया, बताया कि पासवान दलितों के नाम पर सब हिस्सा हड़प रहा है, वैसे ही पिछड़ों के नाम पर यादव पूरा हिस्सा हड़प रहा है। तो यह डर फैलाकर नीतीश कुमार ने बीजेपी का सवर्ण, वैश्य, ये जो वोटर थे इसके सहारे नीतीश कुमार ने लगातार राज किया। अब तेजस्वी यादव इस चुनाव में, तेजस्वी यादव ने क्या किया? इसकी पृष्ठभूमि पिछले विधानसभा चुनाव में बनी थी। लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने इसका प्रयोग किया था, कुछ हद तक सफल भी रहा। लोग कहते हैं ना कि पवन सिंह फैक्टर के कारण बीजेपी जो है एनडीए शाहाबाद में सीटें हारी, गलत है। पवन सिंह कोई फैक्टर नहीं था, फैक्टर था कुशवाहा जाति। आप देखिए 2015 से पहले ये जो मगध और शाहाबाद का इलाका है, यहाँ नीतीश कुमार का लवकुश प्लस सवर्णों में भूमिहार प्लस जो अति महादलित, ये वोट बैंक के कारण नीतीश कुमार ने 5 से लेकर 15 के बीच में जितना लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ सब में राज किया नीतीश कुमार ने। 2014 के लोकसभा चुनाव से वो घमंड नीतीश कुमार का टूटा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि CPI-ML के साथ गठबंधन, ये मास्टर स्ट्रोक था। पहले CPI-ML के साथ गठबंधन का असर क्या हुआ कि आरजेडी इस इलाके को, मगध शाहाबाद के इलाके को सवर्ण और पिछड़ा में बदलने में कामयाब हो पाई। क्योंकि CPI-ML की जब चर्चा हुई तो चर्चा होने लगी रणवीर सेना की, तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बना था भूमिहार राजपूत प्लस कुशवाहा प्लस अति पिछड़ा का, वो टूट गया। भूमिहार एक तरफ रह गए, भूमिहार के खिलाफ कुशवाहा
अति पिछड़ा ने वोट करना शुरू किया। ठीक है, अभी तो ये स्थिति मोकामा में भी देखने को मिल हाँ, रही है। और मोकामा में अभी देखा ना आपने कि वहां धानुक जाति जो है, और अभी पहली बार नहीं बल्कि मैं बताऊं आपको निशित जी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव ने जो टिकट दिया था अशोक महतो की पत्नी को, ठीक है, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। अशोक महतो की पत्नी को टिकट देने का असर यह हुआ था लोकसभा चुनाव में कि कई क्षेत्रों में कुर्मी जाति के मतदाता भी नीतीश कुमार को तो वोट दिए, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं मिला। अगर बीजेपी को कुर्मी का वोट मिला होता तो बीजेपी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर रामकृपाल यादव चुनाव नहीं हारते। ठीक है, मैं बताऊं, साथ ही धानुक जाति, चूंकि अशोक महतो की पत्नी है धानुक, अशोक महतो खुद कुर्मी, ठीक है, तो इसका असर पूरा मगध में पड़ा। ठीक है, और इस बार भी विधानसभा चुनाव में देखिए वही गेम तेजस्वी यादव ने किया है कि वारसलीगंज से एक भूमिहार उम्मीदवार अरुणा देवी के खिलाफ, बीजेपी के भूमिहार अरुणा देवी है। अरुणा देवी कौन है? भूमिहार में जो बाहुबली थे अखिलेश सिंह, उनकी पत्नी है, और उसके खिलाफ अशोक महतो की पत्नी को खड़ा कर देना। देखिए, वारसलीगंज केवल एक सीट जीतने के लिए तेजस्वी यादव ने यह काम नहीं किया है, बल्कि यह पूरा जो इलाका है, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, इन सभी इलाकों में प्रभाव डालने के लिए अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया गया है। वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में अनीता देवी महतो को टिकट दिया गया था कि उसके माध्यम से अगरा पिछड़ा कराया जा सके। ठीक है, कुछ हद तक सफल हुए तेजस्वी यादव, और विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है तेजस्वी यादव का सोशल इंजीनियरिंग। तेजस्वी यादव का सोशल इंजीनियरिंग ये है कि कुशवाहा जाति को बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार से तोड़ लिया गया। ठीक, और इसमें कामयाबी इतनी बड़ी मिली है निशित जी कि आप देखिए कि इस इलाके, मगध शाहाबाद के इलाके में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा आज स्ट्रगल कर रही है मैंने सासाराम में चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है सासाराम में। ठीक है, उसके अलावा देख लीजिए आप जहानाबाद का इलाका, जहां भूमिहार और कुशवाहा के मिलन से पूरी सीटें जीत जाया करती थी एनडीए। 2020 विधानसभा चुनाव, 24 लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? सब जगह आरजेडी जीती है, महागठबंधन जीता है, और सीपीआईएमएल इसमें बड़ा फैक्टर रहा है। सीपीआईएमएल के बहाने रणवीर सेना और सीपीआईएमएल का मुद्दा जो खड़ा हुआ, इस कारण से ध्रुवीकरण जो है ना इस इलाके में, भूमिहार के खिलाफ भी हुआ है, राजपूतों के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ है, अगरों के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ है, और इसी का लाभ मिला विधानसभा चुनाव 2020 में भी। आपको पता है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जो 3 प्रमंडल बिहार का है उसमें महागठबंधन को बढ़त मिली थी, पटना, मगध और सारण प्रमंडल। आप देखिए आंकड़े, इन तीनों प्रमंडल में सीपीआईएमएल की ताकत है। तो सीपीआईएमएल एक बड़ा फैक्टर रहा है। सीपीआईएमएल के साथ गठबंधन करना तेजस्वी यादव के लिए मास्टर स्ट्रोक, कुशवाहा जाति को अपने फोल्ड में लाकर टिकट बंटवारे में उनको महत्व देना दूसरा मास्टर स्ट्रोक। अशोक महतो एक बड़ा फैक्टर बनकर ध्रुवीकरण कराने की राजनीति में। अशोक महतो किस चीज का प्रतीक है? अशोक महतो 90 की दशक के राजनीति में भूमिहार जाति के जमीन का जो इलाका था, भूमिहार के साथ जो दुश्मनी एक प्रकार से बनी, अगरा पिछड़ा सेंटिमेंट बना, ठीक है, उसका प्रतीक के रूप में अशोक महतो का इस्तेमाल आरजेडी ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। ठीक है, वारसलीगंज चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी कहना मुश्किल है, लड़ाई बहुत टफ है। वैसे ही जैसे मुंगेर में ललन सिंह से हार गई अनीता देवी महतो, बात अलग है, लेकिन उसका असर कई लोकसभा सीट पर पड़ा। वैसे ही यहां वारसलीगंज में परिणाम कुछ भी हो सकता है, फाइट क्लोज फाइट है, परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके आसपास के इलाकों में इसका असर पड़ना तय है। नंबर 1। नंबर 2, आप चलिए उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में मुकेश सहनी के साथ गठबंधन करके मुकेश सहनी को कितना फायदा मिलेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मुकेश सहनी को जो सीटें मिली है लड़ने के लिए वो कमजोर सीटें हैं। ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी का महागठबंधन में आना तेजस्वी यादव के आरजेडी की राजनीति के लिए मास्टर स्ट्रोक है उत्तर बिहार में। ठीक है, और साथ ही एक और मास्टर स्ट्रोक था, आज से 6 महीना पहले मंगनी लाल मंडल को आरजेडी ने पहली बार किसी अति पिछड़ा को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इससे पहले कौन होते थे? रामचंद्र पूर्वे, जगदानंद सिंह, ऐसे लोग मतलब होते थे प्रदेश अध्यक्ष, जिसका जगदानंद सिंह की जाति का वोट नहीं मिलता था आरजेडी को। जहां जहां राजपूत उम्मीदवार होता है वहां मिल जाता है। रामचंद्र पूर्वे की जाति बनिया वैश्य वर्ग, बीजेपी का वोटर माना जाता है। ठीक है, तो उस जाति का वोट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार मंगनी लाल मंडल को आगे करके और धानुक जाति में और अन्य अति पिछड़ों में टिकट
बंटवारे में उनको प्राथमिकता देकर आरजेडी ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक चला है। तो ये तेजस्वी यादव का जो सोशल इंजीनियरिंग है, ये नीतीश कुमार, देखिए आज भी आप बात कीजिए ना भाजपा के नेताओं से या जदयू के लोगों से, वो कहेंगे कि बिहार में सीधा जुड़ा देंगे नीतीश कुमार हमारे साथ, मतलब 3% कुर्मी, 6% कुशवाहा, 9%, 5% पासवान, 9-5 14%, 36% अति पिछड़ा, मतलब 14, 36, 50%, और फिर बीजेपी का वोट, मतलब ये हमारा है, सीधा ये घमंड है। इसीलिए सीधा सीधा बोलेंगे क्या 2025 में फिर से नीतीश, 2025 में 225, ठीक है। तो ये केवल घमंड है, ठीक है। जमीन पर जो ये है एक सवाल ये भी है कि इस तेजस्वी यादव के सोशल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा नुकसान जो हम दिखाई पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है। नीतीश कुमार जी तो शायद थोड़ा अपना बचा भी लें जो उनका ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के सोशल इंजीनियरिंग में पूरी तरह से जो है पस्त दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें आपका क्या विचार है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और इसके लिए मेरे पास जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आप देखिए निशित जी कि बीजेपी इस बार लगता है कि शायद नीतीश कुमार के जाल में फंसी है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि कई बार आपको लगेगा कि कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास आरजेडी ने किया, जिससे कि कांग्रेस मजबूत होगी तो फिर आरजेडी को दिक्कत होगी आने वाले दिनों में, तेजस्वी यादव को। वैसे ही बीजेपी को कमजोर करने का प्रयास करने में इस बार नीतीश ज्यादा सफल रहे हैं। वैसे ही जैसे 2020 में बीजेपी कामयाब हो गई थी नीतीश कुमार को कमजोर करने में चिराग पासवान के कारण, ठीक है। इस बार बीजेपी ने क्या किया है, गलती कहाँ की है, देखिए बीजेपी ने जो टिकट का बंटवारा है 101 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, इसमें 49 केवल सवर्णों को टिकट दिया है, मतलब 50% टिकट जो है सवर्ण को बीजेपी ने बांट दिया, ठीक है। आपको पता है कि बिहार में 3 तरह का ध्रुवीकरण होता है, ठीक है। एक ध्रुवीकरण जो 90 के दशक में लालू यादव ने शुरू कराया सवर्णों के खिलाफ, दूसरा ध्रुवीकरण होता है मुसलमानों के खिलाफ। जब बीजेपी की जो राजनीति है वो यही है कि हर विधानसभा सीट पर वो हिंदू मुसलमान करेंगे, मतलब ध्रुवीकरण मुसलमानों के खिलाफ कराने का प्रयास करेंगे। तीसरा ध्रुवीकरण होता है यादवों के खिलाफ, ठीक है। यादव जाति के जहां उम्मीदवार होंगे तो अन्य गैर यादव, पिछड़ा, अति पिछड़ा यादव के खिलाफ एकजुट हो जाता है। तो ये राजनीति है बिहार में। तो इस बार बीजेपी ने क्या किया गलती, कि सबसे पहला गलती किया कि बीजेपी ने 49 सवर्णों को टिकट दे दिया। तो अब चूंकि ध्रुवीकरण सवर्णों के खिलाफ भी होता है तो इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी में 4 जातियां हैं मुख्य तौर पे, कोयरी, कुर्मी, ठीक है, वैश्य और यादव जाति। यादव मोटे तौर पे आरजेडी के साथ है, कुर्मी नीतीश कुमार की जाति है, कुशवाहा जानते हैं आप। वैश्य जो है मतलब वोटिंग कैपेसिटी में मैं बता रहा हूं, वोटिंग कैपेसिटी में इन चारों जातियों में सबसे कमजोर पड़ता है वैश्य। कई दर्शक होंगे बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये आंकड़े इसी बात के गवाह देते हैं, इसलिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। अधिकतर विधानसभा सीट पर चूंकि वैश्य जो है माने इन 3 जातियों की तुलना में एग्रेसिव पोलिंग नहीं करती, ठीक है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा एग्रेसिव पोलिंग करने के लिए जानी जाती है वैश्य की तुलना में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वैश्य को बीजेपी ने 15 टिकट दिया, ठीक है। तो उनके खिलाफ जो है वैसे मान लीजिए जहां यादव आरजेडी से लड़ रहे हैं, कुशवाहा आरजेडी से लड़ रहे हैं, वहां बीजेपी का वैसे उम्मीदवार जो है एग्रेसिवली अपने वोटर को जो है उतना माने गोलबंद नहीं कर पाता, पोलराइज नहीं करा पाता जितना बेहतर पोलराइजेशन कुशवाहा, कुर्मी, यादव जाति के लोग कराते हैं, ठीक है। एक तीसरा फैक्टर क्या था बीजेपी में कि बीजेपी ने इस बार, जब बीजेपी जीतती तब है निश्चित जी जब पोलराइजेशन धार्मिक होता है। और इस धार्मिक पोलराइजेशन में आप देखिए कि बीजेपी ने क्या गलती किया कि यादव को बीजेपी ने बाहर कर दिया। इस बार आपको जानकारी के लिए बताऊं दर्शकों को कि 2015 में बीजेपी ने 33 यादव जाति के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया था 2015 में। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया। इस बार बीजेपी ने मात्र 6 यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है। यह बीजेपी का सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। इतना ही नहीं, ठीक है, लखीसराय में चुनाव के दिन और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जिस तरह से वक्तव्य दिए हैं उससे भी पूरे बिहार के यादवों में जो है बहुत आक्रोश है। सही कहा आपने, ठीक है, सही कहा। लेकिन नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग कितना बेहतर है आप देखिए कि नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने टोटल 13 सामाजिक समूह मतलब जातियों को जो है टिकट दिया बीजेपी ने मात्र। लेकिन नीतीश कुमार का जोड़ लीजिए आप, ठीक है। मैंने कहा ना कि मैंने
बीजेपी का जैसे देखिए, राजपूत 21, भूमिहार 16, 11 ब्राह्मण, कायस्थ 1, यादव 6, कुर्मी 2, वैश्य 15, कुशवाहा 5, पासवान 7, रविदास 3, 1 मुसहर और 1 संथाल, मात्र 13 सामाजिक वर्ग। अब नीतीश कुमार का देखिए, गिनते चलिए, कुर्मी 12, कुशवाहा 13, यादव 8, भूमिहार 9, राजपूत 10, ब्राह्मण 2, कायस्थ 1, वैश्य 2, मुसलमान 4, धानुक 8, मल्लाह 3, गंगोता 2, कामत 2, चंद्रवंशी 2, तेली 2, कलवार 2, कानू 1, धोबी 2, मुसहर 5, रविदास 5, पासी 2, पासवान 1। मतलब देखिए, आप अंतर आपको दिखेगा, कितना बड़ा जो सामाजिक समूह है उसको नीतीश कुमार ने कवर किया। इसीलिए नीतीश कुमार बिहार में राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार बीजेपी को पटका मारा है, बदला 2020 का नीतीश कुमार ले रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी कभी नहीं चाहती, बीजेपी को कभी भी यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण सूट नहीं करता। मैं 20 सीटें ऐसी गिनवा सकता हूं 2020 विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी ने यादवों के सहयोग से जीता। 5 से 7 लोकसभा सीट ऐसी थी 2024 में, जब बीजेपी ने यादवों के सहयोग से जीता। और नीतीश कुमार यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण कराते हैं, मुसलमान के खिलाफ नहीं। लेकिन अब बीजेपी फंस गई नीतीश कुमार की राजनीति में, ठीक है, यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने के चक्कर में। और इस कारण से बीजेपी कई ऐसी सीटें जहां हिंदू ध्रुवीकरण के आधार पर बीजेपी जीतती है, आज फंसी हुई है सीट। ठीक है, पहले चरण के चुनाव में तो ऐसा लगता है प्रदीप जी की जो जदयू का वोट है वो बीजेपी में जितना ट्रांसफर होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं, सही कहा आपने। मैंने कहा कि जैसे जदयू के उम्मीदवारों को तो कुर्मी जाति का वोट मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवारों को हर सीट पर, हाँ ऐसा नहीं सब सीट पर नहीं है, लेकिन जहां जहां अशोक महतो टाइप फैक्टर है, जहां जहां अगरा पिछड़ा हो रहा है, वहां वहां बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। नंबर 1, उतना ही नहीं खेल है, एनडीए में भी खेल है। आप याद रखिएगा एनडीए में क्या खेल है, समझिए। एनडीए में खेल है कि चिराग पासवान के जो पासवान मतदाता हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा सीट नहीं जीते, ठीक है, और नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि चिराग पासवान को ज्यादा सीट नहीं मिले। चिराग पासवान को ज्यादा सीट मिलेगा, बीजेपी को ज्यादा सीट मिलेगा, तो ये लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, ठीक है। और चिराग पासवान को लगता है, वो समर्थकों को लगता क्या है कि नीतीश कुमार की सीट बढ़ गई तो चिराग पासवान को मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी एक जो है गड़बड़ी जो है एनडीए में चल रहा है। इसका फायदा महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। और इस चुनाव में आपको कैसा लगता है, चिराग पासवान कहीं एनडीए के लिए जो है कमजोर कड़ी तो साबित नहीं होंगे? देखिए, चिराग पासवान कमजोर कड़ी नहीं है, चिराग पासवान मजबूत कड़ी है। चिराग पासवान में वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है। एक देखिए 2-4 नेता ही बिहार में है ऐसे जो अपने वोट को ट्रांसफर करा पाते हैं, ठीक है, उसमें चिराग पासवान एक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जितना हंगामा हुआ चुनाव में टिकट बंटवारे से, तो एक दुश्मनी वाली स्थिति बन गई जदयू समर्थकों में और चिराग पासवान के समर्थकों में, ठीक है, कि एक जब तक छोटा नहीं होगा, नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होगा, तब तक चिराग पासवान बड़ा नहीं होंगे, ठीक है। और वही उल्टा हुआ है उधर भी, तो इसका नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान को कई सीटें ऐसी मिली है जो जैसे महागठबंधन में जैसे जो खेल हुआ ना कि वीआईपी को वो सीट छोड़ दो जो सीट जीतने लायक नहीं है। कांग्रेस को हिस्से में आरजेडी ने खेल किया कि जो कमजोर सीटें हैं वो कांग्रेस लड़े। तो यही खेल जदयू ने किया चिराग पासवान के साथ कि चिराग पासवान को जो सीट जेडीयू लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी वो सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ा गया है। तो इसीलिए चिराग पासवान को थोड़ा नुकसान होगा। स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जदयू का रहेगा एनडीए में, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है, निश्चित ही। चलिए हम लोग अगले अंक में मिलते हैं और 14 तारीख का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार। अगले अंक में आप लोगों का फिर से हम विश्लेषण करेंगे।